एक हादसे में कालू कौवे का एक पंख टूट जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी शादी तुमसे हुई। अगर कोई पैसा जमा किया होता तो आज हमारे काम आता। अब कैसे चलेगा घर का चूल्हा। जो मैं कमा कर लाता था वो सारे का सारा तुम अपने मेकअप में लगा देती थी। कमाना मेरा काम था और जमा करना तुम्हारा। मैंने कौन सा अपना पंख जानबूझकर तोड़ा है। कालू जी, मुझे तो कोई काम धंधा आता नहीं है। एक तुम ही हो जो अब इस टूटे हुए पंख के साथ मुझे कमा कर दोगे। वो कैसे गोरी, मैं टूटे हुए पंख के साथ कैसे कमा सकता हूँ। एक उपाय है मेरे पास। मैं तुम्हें जंगल के बीच वाले रास्ते में बिठा आऊंगी और तुम वहाँ से आते जाते पक्षियों से भीख मांगा करना। भीख? क्या गोरी, अब मैं भीख मांगूंगा? कालू जी, इसमें बुरा ही क्या है। अब घर भी तो चलाना है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगले रोज गौरी कवि कालू को साथ लेकर बीच रास्ते के एक बड़े पेड़ के नीचे बिठा देती है। अब मैं चाहती हूँ अच्छे से भीख मांगना, और हाँ, अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। ना ना पत्नी जी, ऐसा ना करना। तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ करूँगा। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा बैठकर भीख मांगने लगता है। भूखा हूँ, अपाहिज हूँ, कोई मेरी मदद करे। मैं बहुत गरीब हूँ। फिर रास्ते से गुजरते हुए पक्षी कालू को 1-2 रुपए दे जाते। शाम तक कालू कौवे के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। जैसे ही शाम होती है तो गौरी कवि वहाँ आ जाती है। वो पैसों का कटोरा उठा लेती है। गौरी, अब घर चले? तुमने घर जाकर क्या करना है? आज इसी पेड़ के नीचे सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हें कैसे फिर से उठा कर लाऊंगी। गौरी, तुम पत्नी हो मेरी। अगर आज मेरा ये पंख टूट गया है तो तुम मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो। अब तो मैं तुम्हें पैसे भी कमा कर देने लगा हूँ। अगर मुझे ज्यादा बातें सुनाई तो मैं तुम्हें छोड़कर अभी अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। गौरी की इस बात से तो कालू कौवा बहुत डरता था। ना ना गौरी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं यहीं रह लूंगा। फिर गौरी कवि पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। गौरी कवि तो अपने घोंसले में आराम से सो रही थी, जबकि कालू कौवा वही पेड़ के नीचे ही सो जाता है। दूसरे दिन जब कालू कौवा भीख मांग रहा था तो वहाँ एक चिड़िया आती है। अरे, क्या तुम कालू हो? हाँ, मेरा नाम कालू है। कालू भैया, मैं रानू हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। क्या पहचाना नहीं मुझे? हाँ, याद आया। रानो, मेरी दोस्त, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर ये क्या, तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? फिर कालू कौवा सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। मेरी पत्नी गौरी मुझे यहाँ छोड़ गई है। अगर मैं भीख ना मांगू तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं भी कुछ दिनों से इसी जंगल में आ गई हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले जाती हूँ। मेरा घर बहुत सुंदर है। मैं अपने दोस्त को ऐसे भीख मांगता हुआ नहीं देख सकती। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। कालू भैया, कल से आप भीख मांगने नहीं जाया करोगे। मैं फूलों के हार बेचती हूँ। मैं फूल लाया करूँगी और आप बैठकर हार बनाया करना, और फिर मैं जंगल में बेच आया करूँगी। चिड़िया, किसी ने सच ही कहा है कि अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो वो रिश्ते किसी काम के नहीं हैं। एक मेरी पत्नी है जो मुझे पैसों की लालच में भीख मांगने पर मजबूर करती है। एक तुम मेरी दोस्त हो जो मेरा कितना ख्याल कर रही हो। दूसरे दिन गौरी कवि जब शाम को पैसे लेने आती है तो कालू को वहाँ ना देखकर हैरान होती है। ये लंगड़ा अब कहाँ चला गया? खुद से तो कहीं नहीं जा सकता। जरूर उसे कोई लेकर गया होगा। तभी रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। कालू भैया को मैं अपने साथ ले गई हूँ। आज से वो मेरे घर में ही रहेगा। अब वो और भीख नहीं मांगेगा। छोटी चिड़िया, तुम कौन होती हो हमारे बीच में आने वाली? मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ।
गोरी कवि कालू कवि के पास जाती है। कालू, चलो मेरे साथ। अगर तुम भीख नहीं मांगोगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? गौरी, मुझे माफ करना। जो तुम हर रोज मुझे कहती थी ना कि तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाओगी, तो मैं आज तुमसे कहता हूँ, जाओ तुम अपनी माँ के पास ही चली जाओ। मैं अब भीख नहीं मांगूंगा। पति पत्नी दुख और सुख के साथी होते हैं। कालू भैया मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं इसे ऐसे भीख मांगते हुए नहीं देख सकती। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जो रिश्ते लालच के हो वो रिश्ते नहीं होते। फिर गोरी कवि निराश होकर वहाँ से चली जाती है। वो खुद पर बहुत शर्मिंदा थी कि वो उसकी पत्नी होकर मुश्किल समय में अपने पति का साथ नहीं दिया था। और चिड़िया जो उसकी बचपन की दोस्त थी, उसने कालू को घर भी दिया और इज्जत भी। प्यारे दोस्तों, रिश्तों की असल पहचान मुश्किल में होती है और ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं जो मुश्किल में साथ ना दें। कालू जी, जंगल में भोजन बहुत थोड़ा रह गया है। अगर छोटे पक्षियों को ना भगाया तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था कि उन छोटे पक्षियों को कैसे भगाऊं। भगाना कैसे है? चलो हम जाकर सीधी बात करते हैं कि वो कहीं और चले जाएं। हम बड़े पक्षी हैं और सुंदर भी, और बहुत पुराने रह रहे हैं इस जंगल में। अब हम भूखा थोड़ी ना रहेंगे। ऐसा सोचते हुए वो पति पत्नी तेज बारिश में मिठू तोते के पास जाते हैं। मिठू, बात ये है कि अब इस जंगल में इतना भोजन नहीं है कि हम सब मिलकर खा सकें। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। क्यों कालू, मैं कहीं दूर क्यों जाऊं? क्या तुम नहीं जा सकते? मोटी चोंच वाले, शक्ल देखी है अपनी, हमें कहीं दूर जाने के लिए कह रहे हो। अगर तुम ना गए तो मैं अपने भाइयों को बुलवाकर तुम्हें मार मार कर उल्लू बनवा दूंगी। गौरी, मैं तुम कौवों से डरने वाला नहीं हूँ। जाओ किसी और को जाकर डराओ। कालू जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं इसे बाद में देख लूंगी। चलो हम पहले कमजोर चिड़िया और उस गंदी आँखों वाले कबूतर को बता आए। चलो जाओ तुम यहाँ से, मुझे भी तुम दोनों से गंदी गंदी बू आ रही है। फिर कालू और गोरी बारिश में उड़ते हुए चिड़िया के पास जाते हैं। कबूतर भी चिड़िया के पास ही बैठा हुआ था। चिड़िया, हम मिठू को भी बता आए हैं कि अब इस जंगल में या तो तुम रहोगे या फिर हम। क्यों गोरी बहन, क्या हुआ? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अब भोजन बहुत थोड़ा रह गया है। अगर तुम सब यहाँ रहोगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने को, और हम भूखे नहीं मरना चाहते। बेहतर यही है कि आप सब यहाँ से चले जाओ। कौवा और कवि, हम भी 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, कहीं और हमारा दिल नहीं लगेगा। हम ऐसे क्यों अपने घर छोड़कर जाएं? आप दोनों बड़े हैं, ऐसी बातें ना करें। भोजन ना मिलने से कोई भी नहीं मरता। ऊपर वाला सबके हिस्से का भोजन दे ही देता है। नहीं चिड़िया, हमें डर है कि भोजन खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ, सीधे से जाती हो या मैं अपने भाइयों को बुलाऊं? गौरी, अगर ऐसा है तो बुलाओ अपने भाइयों को, हम कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा, कल मैं अपने भाइयों को बुलाकर तुम सबकी ऐसी पिटाई कराऊंगी कि तुम सब यहाँ से भाग जाओगे। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू वापिस अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर कालू कौवा गोरी कवि से कहता है, गौरी, अब ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं। पहले तो वो छोटी चिड़िया हमसे डर जाया करती थी। जब से ये तोता और कबूतर इस जंगल में आए हैं तो उस छोटी चिड़िया के भी पर निकल आए हैं। अब तो ये मेरे भाइयों से भी नहीं डरते। कुछ करो कालू जी। अब तो मेरी जिद बन गई है, मैं इन पक्षियों को जंगल से निकाल कर ही रहूंगी। तो ठीक है गौरी, फिर मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ, वही कोई उपाय निकालेंगे। ऐसे कालू कौवा अपने मामा के पास चला जाता है। मामा, बाबा कहाँ गए हैं और किसे जंगल से निकालना है? जग्गू, तुम चुप कर जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सो जाओ। क्या हुआ भांजे, ऐसी तेज बारिश में क्यों आना हुआ? फिर कालू कौवा सारी बात अपने मामा जी को बताता है।
अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर वो जंगल से नहीं जाते तो तुम उन्हें जान से मार दो। जान से मार दूं? वो कैसे मामा जी? मैं उन सबको कैसे मार दूं? तुम ये दवा ले जाओ और किसी एक फलदार पेड़ पर गिरा देना, और फिर जैसे ही वो पक्षी वो फल खाएंगे तो मर जाएंगे। मुझे पता था कि मेरे मामा जी जरूर कोई उपाय निकाल लेंगे। फिर कालू कौवा वो दवा लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर जैसे ही बारिश रुकती है, रात को वो कौवे जामुन के पेड़ पर वो दवा गिरा देते हैं और चुपके से वापस अपने घर लौट जाते हैं। कालू जी, मैंने सोचा था कि भाग जाएंगे वो पक्षी, लेकिन अब वो सब हमारे पंखों से ही मरेंगे। गौरी, ध्यान रखना तुम कल उस जामुन के पेड़ से कहीं फल न खा लेना। दूसरे दिन गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर चिड़िया और कबूतर के पास जाती है। चिड़िया, मैंने सोचा है कि तुम सब अगर जंगल से नहीं जाना चाहते तो हम सब मिलकर पेड़ बांट लेते हैं। गोरी बहन, वो कैसे? वो ऐसे कि जामुन के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। आप सब पक्षी वो पेड़ ले लो और हम कौवे अमरूद के फल खा लिया करेंगे। गौरी, अगर तुम ऐसे खुश हो तो हम ऐसा ही किया करेंगे, बस तुम ही खुश रहो। जग्गू भी ये बात सुन रहा था और वो मन ही मन में सोचता है, मीठे मीठे जामुन, मैं तो आज मीठे मीठे जामुन ही खाऊंगा। और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा, मैंने पानी पीना है, मैं पानी पी आऊं? जाओ जाओ जग्गू बेटा, जाकर पी लो पानी। फिर जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलकर सीधा उस जामुन के पेड़ पर जाता है। गौरी, तुम भी अब याद रखना कि जामुन के पेड़ से कोई जामुन न खाना, क्योंकि वो पेड़ अब हमारा है। जग्गू कौवा मीठे मीठे जामुन पेट भर कर खा लेता है। वो जामुन तो जहरीले थे। जग्गू कौवा वो जामुन खाकर वहीं मर जाता है। मिठू तोता वहीं से गुजर रहा था। वो जग्गू कौवे को गिरा हुआ देखकर उठाकर कौवों के घर ले जाता है। कौवो, तुम्हारा बेटा जामुन के पेड़ पर गिरा पड़ा था और मैं इसे उठा लाया। न जाने इसने क्या खा लिया है, ये तो बात भी नहीं कर रहा। इतना सुनना था कि कौवा और कौवी तो रोने लग जाते हैं। कालू, हमारे जग्गू ने वो जहरीले जामुन खा लिए, हमारा जग्गू तो मर गया है। मेरा जग्गू, मैंने क्यों उस फल पर जहर गिरा दिया? मैंने ही अपने पंखों से अपने बेटे को मार दिया। मिठू तोता ये सब सुनकर उनसे कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने जहर उस पेड़ पर क्यों गिराया था। अब तुम्हें उसकी सजा मिल गई है। अब रोते रहो सारी उम्र अपने बेटे के लिए। ऐसे गोरी और कालू को अपने किए की सजा मिल जाती है। चिड़िया, अब हम इस जंगल में इकट्ठे नहीं रह सकते। आधा जंगल तुम ले लो और आधा जंगल हमारा हुआ। गोरी बहन, जंगल बांट लेने से हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। हम लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। नहीं चिड़िया, अब हम तुम्हारे साथ इस जंगल में नहीं रह सकते। गोरी और कालू चिड़िया से जंगल बांट लेते हैं। आधा जंगल वो चिड़िया को दे देते हैं। कौवे अपने आम के पेड़ से मजे मजे से आम खाते हैं। कालू जी, इस पेड़ पर ढेर सारे आम हैं, क्यों ना मैं कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को दे आऊं? हाँ हाँ गौरी, बहुत अच्छे, जाओ कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को दे आओ। फिर गोरी कौवी कुछ आम तोड़कर अपनी माँ को देने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया जब तरबूज की बेल के पास से गुजरती है तो उसकी तरबूज की बेल सूख रही थी। ये बेल तो सूख जाएगी, मुझे इसे पानी देना चाहिए। फिर रानो चिड़िया अपने घर से मटका लेकर नदी से पानी भरती है और फिर तरबूज की बेल को पानी देती है। तरबूज की बेल की प्यास बुझ जाती है और वो फिर से ठीक हो जाती है। कौवों के जंगल के हिस्से में एक बड़ा नारियल का पेड़ सूख रहा था। रानो चिड़िया उस नारियल के पेड़ को देखकर कौवों के पास जाती है। कौवो, तुम्हारा वो सामने वाला नारियल का पेड़ सूख जाएगा, जल्दी से उसे पानी दे दो। वो नारियल का पेड़ हमारा है, तुम्हारा नहीं। तो फिर तुम कौन होती हो हमें भाषण देने वाली? चल भाग यहाँ से।
गोरी, अगर ऐसे ही तुम्हारे जंगल के पेड़ सूखते रहे तो तुम्हें इस जंगल से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो नारियल का पेड़ सूख जाता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है। गोरी, कोई बात नहीं, इस पेड़ जैसे और कई पेड़ हैं हमारे जंगल में, हमें इस पेड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन गुजरे ही थे कि उस जंगल में एक लकड़हारा पक्षी अपनी बैलगाड़ी लिए आ जाता है। वो कौवों से पूछता है, कौवों, मैं लकड़हारा पक्षी हूँ, ये जंगल किसका है? क्या अंधे हो तुम? ये जंगल हमारा है, हम ही इस जंगल के मालिक हैं। मैं यहाँ लकड़ियाँ लेने आया हूँ, क्या तुम मुझे अपने जंगल के कुछ पेड़ बेच दोगे? हाँ हाँ लकड़हारे पक्षी, हमारे जंगल में ढेर सारे पेड़ हैं, तुम जितने चाहो उतने खरीद सकते हो। फिर कालू कौवा लकड़हारे पक्षी को 2 बड़े-बड़े पेड़ दे देता है। कालू जी, पूरे 2000 हो गए मेरे पास। अब मैं इन पैसों से अपने लिए सोने का हार लूंगी। वो लकड़हारा पक्षी कौवों के जंगल के पेड़ काटने लगता है। रानू चिड़िया अपने जंगल में अमरूद के पेड़ को पानी दे रही थी। तभी उसे कौवों के जंगल से कुल्हाड़ा चलने की आवाज आती है और चिड़िया जल्दी से कौवों के जंगल में जाती है। रुक जाओ लकड़हारे पक्षी, तुम इस हरे भरे पेड़ को क्यों काट रहे हो? क्योंकि मैंने कौवों को पैसे दिए हैं, पैसे देकर खरीदे हैं ये पेड़। वो लकड़हारा पक्षी फिर से पेड़ काटने लगता है और रानू चिड़िया बेबस और नाराज होकर वहाँ से अपने जंगल चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो कौवे अपने जंगल के सभी पेड़ खत्म कर देते हैं और फिर गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। कौवों के पास छांव में बैठने के लिए कोई बड़ा पेड़ नहीं था। दोनों कौवे बहुत परेशान हो जाते हैं। सूरज की गर्मी बहुत तेज थी। कौवे खुद को गर्मी से बचाने के लिए घास में छुप जाते हैं। कालू जी, यहाँ तो हवा भी नहीं लग रही। गोरी, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम यहीं बैठो, मैं खाने के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है। उड़ते उड़ते वो सारे जंगल में घूमता है पर उसे कहीं भी कोई खाने के लिए फल नहीं मिलता। भूखे पेड़ उड़ना बहुत मुश्किल था। वो वापस जाता है। कालू जी, क्या हमने इस जंगल के पेड़ पौधे काटकर कोई गलती तो नहीं की? नहीं गोरी, कोई गलती नहीं की, हम दाना खा लेंगे। फिर वो थोड़ी दूर से दाना ढूंढकर खा लेते हैं। फिर वही लकड़हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर चिड़िया वाले जंगल में जाता है। चिड़िया चिड़िया, अगर तुम चाहो तो मुझे अपने जंगल के पेड़ भी बेच सकती हो। निकल जाओ मेरे जंगल से, मैं कौवों की तरह लालची नहीं हूँ जो कुछ पैसों के लिए अपने हरे भरे पेड़ों को बेच दूँ। फिर वो लकड़हारा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया के जंगल के पेड़ बढ़ते गए। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया का जंगल पहले से भी हरा भरा हो जाता है और कौवों का जंगल तो पूरी तरह से वीरान हो चुका था। गोरी कौवी जब नदी पर पानी पीने जाती है तो नदी का पानी भी सूख चुका था। गोरी कौवी कालू कौवे को जाकर बताती है, कालू, नदी में पानी भी सूख गया है। मैं अभी बादलों के पास जाता हूँ, बादल आकर बारिश बरसाएंगे और नदी फिर से भर जाएगी। फिर कालू कौवा बादलों के पास जाता है। बादल बादल, मेरे जंगल में बारिश बरसा दो। नहीं कौवे, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं बरसा सकता क्योंकि तुम्हारे जंगल में पेड़ नहीं है और जिस जंगल में पेड़ नहीं है मैं वहाँ बारिश नहीं बरसा सकता। फिर कालू कौवा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, बादल कब आ रहे हैं? गोरी, बादलों ने हमारे जंगल में आने से मना कर दिया है क्योंकि हमारे जंगल में पेड़ नहीं है। कालू जी, अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता जंगल में दाना भी खत्म हो जाता है और उन कौवों को कोई भी नहीं पूछता। गोरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखी हूँ। गोरी, चली जाओ तुम यहाँ से, तुमने अपने जंगल के पेड़ काट कर बहुत बुरा किया। और क्या तुम जानती हो कि तुमने अपने साथ साथ आने वाली नस्लों के साथ भी बहुत बुरा किया है। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। वो दोनों कौवे अपने वीरान जंगल में बैठे हुए थे। सामने चिड़िया के जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फूल थे, फल थे और बारिश हो रही थी।
वो कभी अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। जंगल का जो सबसे सुंदर हिस्सा था वहाँ गौरी कवि ने कब्जा कर रखा था। वो नदी के पास एक ठंडे पेड़ पर अपने घोंसले में रहती थी। अगर कोई पक्षी वहाँ पर आकर रहने की कोशिश करता तो गौरी कवि उसे वहाँ से भगा देती। मैं इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ। यहाँ पर मुझे खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा और पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव भी। कबूतर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। वो घने जंगल में जाता है और सूखी घास लेकर आता है। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई गौरी कवि कबूतर को देख लेती है। ये कबूतर यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये यहाँ पर अपना घोंसला बनाए, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। गौरी कवि गुस्से में उड़ती है और कबूतर के पास जाती है। उठाओ उठाओ अपनी ये सूखी घास, मोटी चोंच वाले, ये जंगल और ये पेड़ मेरा है। कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। गौरी कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे भी दबाया करूँगा, बस मुझे यहाँ रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। फिर गौरी कवि कबूतर की लाई हुई घास पेड़ से नीचे फेंक देती है। कबूतर रोने लगता है। गंदी कवि, काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। अब जाते हो या एक लगाऊं तुम्हारे गंदी आँखों वाले। फिर कबूतर रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और गौरी कवि आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाती है। चिड़िया बहन, आज सुबह से मुझे कोई भी दाना नहीं मिला। आज हमें दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। मिठू भैया, मैंने सुना है कि वहाँ एक बुरी कवि रहती है जो किसी को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देती। चिड़िया बहन, हम वहाँ से चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापिस आ जाएंगे। रानू चिड़िया मान जाती है और मिठू तोते के साथ वहाँ चली जाती है। गौरी कवि सोई हुई थी। चिड़िया बहन, ये कवि तो सोई हुई है, चलो हम जल्दी से फल तोड़कर भाग जाते हैं। हाँ मिठू भैया, परंतु ध्यान रखना, अगर ये कवि उठ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मिठू तोता 2 फल तोड़ लेता है और रानू चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए 2 मीठे मीठे फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से गौरी कवि की आँख खुल जाती है। कौन कौन है? गौरी कवि जल्दी से उड़ती है। मोटी चोंच वाले और छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो मेरे फल रखो। कवि बहन, हम भी तुम्हारी तरह पक्षी हैं। इस जंगल पे हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। हाँ काली कवि, ये जंगल तुम्हारा नहीं, हम सबका है। अच्छा, तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। गौरी कवि एक लाठी उठाती है और उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता अपने फल वहीं छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं और गौरी कवि से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए दोनों कमजोर पक्षी, डर गए, गौरी के गुस्से से डर गए। मिठू मिठू, बच गए, वरना वो कवि तो हमें जान से ही मार देती। चिड़िया चिड़िया, वो कवि एक दिन पछताएगी, अकेले ही फल खा रही है, देखना एक दिन अकेले ही मरेगी। ऐसे अब कोई भी पक्षी डर का मारा उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ में बहुत तेज हवा भी चल रही थी। सारी रात गौरी कवि बारिश में भीगती रहती है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटी हुई कांप रही थी। अगली सुबह हो जाती है, बारिश तो रुक गई थी, परंतु गौरी कवि में अब इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा ले सके। गौरी को थोड़ी दूर से जाती हुई मीनू मौसी दिखाई देती है। मौसी, मीनू मौसी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। अरे ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, तुम जाकर किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। मीनू मौसी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील से दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
तभी कबूतर भी वहाँ से फल लेकर गुजर रहा था। गोरी कवि कबूतर को आवाज लगाती है। कबूतर, मेरे कबूतर भैया, मेरी बात सुनो। क्या हुआ कवि, बताओ क्या बात है। मेरे सुंदर कबूतर भैया, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे झील से दवा ला दो। अब पता चला काली कवि, तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था। मैंने तुम्हारी कितनी विनती की थी, मगर तुमने मेरी एक बात भी ना सुनी। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। फिर कबूतर भी वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया बहन, वो काली कवि 2-4 दिनों में मर जाएगी और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। कबूतर भैया, कवि को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटी हुई वो कवि मदद के लिए पुकार रही है। कबूतर भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर रानू चिड़िया झील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है। चिड़िया दवा लेकर गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि, अपना मुंह खोलो। चिड़िया चिड़िया बहन, ये दवा बहुत कड़वी है। गोरी कवि, तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। फिर कवि वो दवा पी लेती है और थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाती है। चिड़िया बहन, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गोरी, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, छाँव थी और नदी भी, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं यहाँ न आती तो तुम यहीं तड़प तड़प कर मर जाती। फिर गोरी कवि चिड़िया से अपने किए की माफी मांगती है। फिर वो जंगल के सभी पक्षियों को उस हिस्से में अपने घोंसले बनाने की अनुमति दे देती है और वो सब पक्षी मिलजुल कर रहने लगते हैं। गोरी कवि और कालू कौवा उड़ते हुए जा रहे थे कि एक घोंसले में उन्हें एक कबूतरी का छोटा बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा था। गोरी और कालू उस छोटे बच्चे के पास जाते हैं। छोटे बच्चे, चुप कर जाओ, तुम क्यों रो रहे हो? आंटी, मेरी मम्मा कल मेरे लिए मीठा फल लेने गई थी, मगर अभी तक लौट कर नहीं आई। न जाने मेरी मम्मा मुझसे गुस्सा क्यों हो गई। शायद मैं मीठा फल खाने की जिद कर रहा था, इसलिए मम्मा मुझसे गुस्सा हो गई। गोरी, इस छोटे बच्चे की माँ को जरूर किसी शिकारी ने पकड़ लिया होगा। ये बच्चा बहुत छोटा है, हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं अंकल, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मा जरूर आएंगी। बेटा, आप अभी बहुत छोटे हो, कोई बड़ा पक्षी आपको खा जाएगा या फिर कोई शिकारी आपको पकड़कर ले जाएगा। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आपकी माँ से जरूर मिलवाऊंगी। गोरी कवि की ये बात सुनकर कबूतरी का छोटा बच्चा किकी मान जाता है। ठीक है आंटी, पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरी मम्मा को ढूंढ कर लाएंगी। प्रॉमिस बेटा, अब चलो हमारे साथ। फिर कालू कौवा और गोरी कवि उस कबूतरी के छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं। लो बेटा, ये दाना खा लो, कब तक भूखे रहोगे? मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, पहले मेरी मम्मा को लाइए। मैं अपनी मम्मा के पंखों से ही दाना खाऊंगा। कालू जी, ये बच्चा तो ये दाने खा ही नहीं रहा। तुम ऐसा करो, इस बच्चे का ध्यान रखो, मैं तब तक सरसों के बीज लेकर आती हूँ। फिर गोरी कवि घर से उड़ती है। वो सीधा पहाड़ों के पास जाती है जहाँ कुछ सरसों के पौधे थे। वो सरसों के बीज तोड़ती है और वापस अपने घर की ओर उड़ती है। तभी रास्ते में गोरी कवि को रानू चिड़िया मिलती है। अरे गोरी बहन, आप ये सरसों के बीज क्यों लेकर जा रही हैं? चिड़िया बहन, एक छोटा सा कबूतरी का बच्चा हमारे घर में है। शायद उसकी माँ को किसी शिकारी ने पकड़ लिया होगा। वो अकेला था, इसलिए हम उसे अपने घर ले आए। वो तो कुछ खा ही नहीं रहा, सोचा कि शायद ये सरसों के बीज ही खा ले। फिर गोरी कवि सरसों के बीज लेकर घर जाती है। आंटी, ये तो सरसों के बीज हैं, मेरी मम्मा भी यही लाया करती थी। किकी बेटा, ये सरसों के बीज तुम्हारी मम्मा ने ही भेजे हैं तुम्हारे लिए। आंटी, तो क्या सच में मेरी मम्मा मुझसे गुस्सा हो गई है?
प्लीज आंटी, मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। मैं अपनी मम्मा से माफी मांग लूंगा। मैं अपनी मम्मा को मना लूंगा। प्लीज आंटी। बेटे, तुम ये सरसों के बीज खा लो, बाद में मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाऊंगा। ऐसे वो छोटा बच्चा सरसों के बीज खा लेता है। अंकल, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। आपने मुझसे वादा किया था। बेटा, अब तो बहुत रात हो गई है, कल हम तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाएंगे। फिर वो छोटा किक्की सो जाता है। रात गुजर जाती है। अगली सुबह फिर से वो छोटा बच्चा रोने लगता है। कालू जी, ये बच्चा रो रो के मर जाएगा। ये हमारे पास रहने को तैयार नहीं है। गौरी, तुम चिड़िया के पास जाओ और उससे पूछो कि अब क्या करे। फिर गौरी कभी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मैं तो थक गई हूँ। वो बच्चा तो 2 दिन से रोए ही जा रहा है, ना कुछ खाता है और ना पीता है। अपनी माँ के बिना इतना सा छोटा बच्चा भला कहाँ रहता है। गौरी, हमें इंसानों की बस्ती में जाना होगा और वहाँ जाकर देखना होगा शिकारी के घर। हो सकता है शिकारी इस बच्चे की माँ को पकड़ कर ले गया हो। चिड़िया बहन, अगर ऐसा हुआ तो क्या वो शिकारी कबूतरी को छोड़ देगा? पहले छोटे बच्चे की माँ को ढूंढ लें, फिर देखेंगे कि क्या करना है। फिर रानू चिड़िया और गौरी का भी इंसानों की बस्ती की ओर जाते हैं। एक बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। रानू चिड़िया बूढ़ी माँ से पूछती है, बूढ़ी माँ जी, इस बस्ती में शिकारी का घर कहाँ है? पक्षियों, तुम वहाँ ना जाना, वो शिकारी बहुत बुरा है, वो पक्षियों को पकड़ लेता है। माँ जी, वो शिकारी एक छोटे बच्चे की माँ को पकड़ लाया है, हमें उसकी मदद करना होगी। ठीक है पक्षियों, वो सामने बड़े पीपल के पेड़ के पास है उस शिकारी का घर। फिर रानू चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से उड़ती हैं और वो पीपल के पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं। शिकारी अपने आंगन में बैठा हुआ था। गौरी, वो देखो, वो पिंजरे में कबूतरी कैद है। हो ना हो ये वही छोटे बच्चे की माँ होगी। चिड़िया, उस बच्चे की माँ तो मिल गई, अब हम इसे शिकारी से आज़ाद कैसे करवाएंगे? लालच। गौरी, हमें उस शिकारी को लालच देना होगा, फिर ही इंसान हमारी दोस्त कबूतरी को छोड़ेगा। फिर रानू चिड़िया और गौरी का भी उस शिकारी इंसान के पास जाती हैं। वो थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती हैं। शिकारी शिकारी, तुम इस कबूतरी को तो पकड़ आए हो, मगर इस कबूतरी के 2 सोने के अंडे तो वहीं छोड़ आए हो। ये सुनकर कबूतरी सब समझ जाती है और वो झट से बोलती है, चिड़िया, तुमने क्यों बताया? मेरे सोने के अंडों के बारे में शिकारी को क्यों बताया? अब ये शिकारी मेरे सोने के अंडे भी चुरा लेगा। क्या इस कबूतरी के घोंसले में सोने के अंडे हैं? चिड़िया, अगर तुम मुझे एक सोने का अंडा ला दो तो मैं कबूतरी को आजाद कर दूंगा। अगर सोने का अंडा लेना है तो इस कबूतरी को हमारे साथ भेजना होगा, यही लाकर दे सकती है अपना अंडा। गौरी की बात सुनकर शिकारी सोचता है, अगर ये कबूतरी भाग गई तो मैं और पकड़ लूंगा, और अगर ये सोने का अंडा ले आई तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। ये सोचकर शिकारी कबूतरी को पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर वो तीनों पक्षी फुर से उड़ जाती हैं। गौरी कभी उन सबको अपने घर ले जाती है। कबूतरी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। मेरा बच्चा, मैं बहुत रोई आपके बिना। मेरी माँ मिल गई मुझे। आंटी, आपने अपना वादा पूरा किया और मुझे मेरी माँ ला दी। चिड़िया, न जाने ये इंसान इतना लालची क्यों होता है, अपने लालच के लिए इतने छोटे बच्चों की माँ को उनसे जुदा कर देता है। गौरी, एक बात तो है, अगर इंसान इतना लालची ना होता तो हमारी दोस्त कबूतरी कभी आजाद ना हो पाती। फिर वो सब हंसने लगते हैं। अपना थोड़ा सा सामान उठाए और अपने 2 बच्चों के साथ मम्मा कबूतरी उस जंगल में नई आई थी। शाम हो गई थी और लूसी कबूतरी के पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठी डर रही थी।
बच्चों, तुम दोनों सामान के पास बैठो और मैं रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ कर आती हूँ। मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है, ये जंगल नया है। कुछ नहीं होगा बच्चों, मैं इस जंगल को अच्छी तरह से जानती हूँ। मामा कबूतरी अपने बच्चों को छोड़कर रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने निकल जाती है। थोड़ी दूर मामा कबूतरी को एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ में एक छेद था। मामा कबूतरी वहां जाती है। ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ की छेद में हम रात गुजार सकते हैं और अगर बारिश भी आ गई तो मेरे दोनों बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही मामा कबूतरी थोड़ा पास होकर देखती है तो उस छेद में एक नाग बैठा हुआ था। हाय, मैं मर गई। इस छेद में तो बहुत बड़ा नाग है। शुक्र है मैंने देख लिया। मामा कबूतरी वहां से उड़ती है तो उसे सामने एक कौवा और कौवी मिल जाते हैं। कौवे भैया, मैं आज ही इस जंगल में नई आई हूँ। क्या आप मुझे आज की रात अपने घर में रख लोगे? मुझे कबूतरी पसंद नहीं है और मैं किसी भी कबूतरी को अपने जंगल में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। कौवे, तुम भले ही मुझे अपने घर में ना रखो, मगर तुम मुझे इस जंगल से नहीं निकाल सकते। ओए कबूतरी, आराम से बात करो मेरे कालू जी से। मुझे तो गंदी आंखों वाली कबूतरी पसंद ही नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चे। मुझे तो तुम कोई पागल कौवे लगते हो। लगता है मैं अपना समय जाया कर रही हूँ। फिर मामा कबूतरी वहाँ से चली जाती है। वो अपने बच्चों के पास जाती है। मम्मा, क्या कोई जगह मिली? नहीं मेरे बच्चों, लगता है हमें आज की रात इसी पेड़ पर ही बैठकर गुजारनी होगी। मम्मा, ये तो बहुत मुश्किल है, बारिश भी आ सकती है रात को। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों को, मैं हूँ ना आपके साथ। अंधेरा बढ़ने लगता है और साथ ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। कबूतरी के दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ लगकर बैठे हुए थे। मामा कबूतरी की नजरें अंधेरे में भी दूर दूर तक देख रही थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की रक्षा जो करनी थी। रानू चिड़िया अपने घर में अपनी गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। गुड़िया खिड़की से बाहर बारिश को देख रही थी। मम्मा, कोई सामने है, कोई तो उस पेड़ पर बैठा हुआ है। फिर रानू चिड़िया भी देखती है। हाँ गुड़िया, मुझे भी लगता है शायद कोई मजबूर पक्षी हो या फिर जंगल में नया आया हो। गुड़िया बेटी, मेरा छाता दो, मैं जाकर देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया अपना छाता लेकर घर से निकलती है। कबूतरी बहन, कौन है? चिड़िया, तुम? मेरी तो जान ही निकल गई। कबूतरी बहन, क्या आप इस जंगल में नई आई हैं? हाँ चिड़िया बहन, मैं आज शाम ही इस जंगल में नई आई हूँ। रात गुजारने के लिए घर नहीं था, इसलिए यहीं अपने बच्चों के साथ पेड़ की डाल पर बैठ गई। कबूतरी बहन, आप अपने बच्चों को साथ लें और मेरे साथ आएं। ये सुनकर मामा कबूतरी बहुत खुश होती है और वो रानू चिड़िया के साथ उसके घर में चली जाती है। चिड़िया बहन, मैंने कौवों से आसरा मांगा तो उन्होंने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। हाँ लूसी बहन, वो कभी इस जंगल में आने वाले सभी पक्षियों के साथ ऐसा ही करते हैं। शेरनी कबूतरी बहन, ये कुछ दाना है, आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी दें। फिर लूसी कबूतरी और उसके बच्चे वो दाना खा लेते हैं। फिर वो सभी पक्षी सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है, मगर बारिश पहले से भी तेज थी। जंगल के सभी पक्षी तेज बारिश से डरे हुए थे। कालू जी, अगर ऐसे ही बारिश आती रही तो हम खाएंगे क्या और बाहर कैसे जाएंगे? जिस पेड़ की डाल पर कौवों का घर था, उस पेड़ की एक डाल टूटकर उनके घर पर आकर गिरती है और कौवों का घर नीचे गिरकर टूट जाता है। कालू, ये क्या हुआ? अब तो बस यही रह गया था, घर भी गया। मिठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। हवा का एक तेज झोंका आता है और मिठू तोते का घोंसला उड़ाकर ले जाता है। मिठू तोता नीचे जमीन पर गिरता है। लूट गया, सब बर्बाद हो गया, मेरा घोंसला टूट गया, मेरा अब कुछ भी नहीं रहा। बारिश तो अब तूफान में बदल चुकी थी। सभी पक्षियों के घर टूट रहे थे। जिस घर में मामा कबूतरी अपने बच्चों के साथ ही रानू चिड़िया ने वो घर कुछ दिनों पहले ही बनाया था, परंतु वो घर भी बारिश और हवा से जोर जोर से हिल रहा था। कबूतरी बहन और बच्चों, चलो सब बाहर चलो, ये घर टूटने वाला है। रानू चिड़िया शोर मचाती है और वो सब घर से बाहर आ जाते हैं। देखते ही देखते
चिड़िया का घर भी नीचे गिरकर टूट जाता है। जंगल के सारे पक्षी अब बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मनहूस कबूतरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कल शाम से तुम इस जंगल में आई हो और अपने साथ ये तूफान और बारिश भी लेकर आई हो। कभी मैंने क्या किया है? मैं बारिश कौन सा साथ लेकर आई थी? गोरी और लूसी बहन, आप दोनों चुप करें। अब हमें सोचना होगा कि ऐसी बारिश में हम सब कहाँ रहेंगे। हाँ, मैंने सोच लिया, हम सबको मिलकर एक बड़ा मजबूत घर बनाना होगा। जो नदी के पास केले का पेड़ है, हम सबको जाकर एक एक पत्ता वहाँ से लेकर आना होगा और साथ में कुछ छोटी लकड़ियाँ भी। लो जी, सुन लो, अब इस चिड़िया की चू चू भी बस यही रह गया था। कौन से केलों के पत्तों से घर बनता है भला? हाँ गोरी, अब ये छोटी चिड़िया केले के पत्तों से घर बनाएगी। हो। कफो, अगर तुमने नहीं चलना तो ना चलो, पर हमें ना रोको। चलो चिड़िया, हम सब केले के पत्ते लेकर आते हैं। हाँ हाँ, जाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। लूसी बहन, आप अपने बच्चों को यहीं बिठा कर जाएं और गुड़िया तुम भी यहीं बैठो। नहीं मम्मा, हम भी आपके साथ जाएंगे। फिर तेज बारिश में वो सभी पक्षी जाते हैं और केले के पेड़ से पत्ते तोड़कर वापिस आते हैं। फिर रानू चिड़िया पत्तों से घर बनाना शुरू करती है और बाकी सब पक्षी चिड़िया की मदद करते हैं। वो सब तेज बारिश में अपना काम जारी रखते हैं। कालू, ये चिड़िया ने तो सच में सुरक्षित घर बना लिया है। अभी भी मौका है, चलो हम भी एक एक पत्ता ले ही आते हैं। फिर कौवा और कौवी भी नदी पर जाते हैं और एक एक पत्ता तोड़कर ले आते हैं। रानू चिड़िया ने केले के पत्तों से बहुत ही सुंदर घर बना लिया था। वो सब पत्तों के घर में चले जाते हैं। चिड़िया बहन, ये घर तो बहुत सुरक्षित है और यहाँ पर बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। बाहर कौवे आ जाते हैं। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम भी केले के पत्ते ले आए हैं। गोरी, हमने घर बना लिया है, अब केले के पत्ते अपने पास ही रखो। नहीं मिठू भैया, इन कौवों को भी घर में आने दें। फिर रानू चिड़िया उन दोनों को भी घर में आने देती है। ऐसे वो सभी पक्षी केले के पत्तों के सुरक्षित घर में बैठे हुए थे।